नमस्कार, मैं बीना सिंह और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क की खास पेशकश देश हमारा। देश भर की अहम खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन, कहा अब राज्यों को 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए मुफ्त टीका, अफवाहों से बचने की दी सलाह। दिल्ली में सम विषम व्यवस्था के साथ बाजार मॉल खुले, बाजार में नहीं दिखा रौनक। दिल्ली और पटना एम्स में बच्चों पर कोवैक्सीन टीके का परीक्षण शुरू, बच्चों को भी टीके के 2 डोज दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, सरकार से बातचीत के बाद काम पर लौटे। और बंगाल के राज्यपाल धनखड़ ने राज्य भवन में रिश्तेदारों को नौकरी देने के तृणमूल सांसद के आरोपों को किया खारिज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देश के नाम संबोधन में कहा कि अब 18 से 44 साल की आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण के लिए भी राज्यों को टीका मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा और अगले 2 सप्ताह में इससे जुड़े दिशा निर्देश तय कर लिए जाएंगे। ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराए। प्रिय देशवासियों, टीकाकरण के अलावा आज एक और बड़े फैसले में उस फैसले से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। पिछले वर्ष जब कोरोना के कारण लॉकडाउन लगाना पड़ा था, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 8 महीने तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन की व्यवस्था हमारे देश ने की थी। इस वर्ष भी दूसरी वेव के कारण मई और जून के लिए भी इस योजना का विस्तार किया गया था। आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन में ये भी कहा कि पूरे देश में सभी के लिए मुफ्त टीकाकरण 21 जून तक शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज दीपावली तक उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि देश में बन रहे टीके में से 25% निजी क्षेत्र के अस्पताल सीधे ले पाएंगे। यह व्यवस्था जारी रहेगी। निजी अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपए ही सेवा शुल्क ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास रहेगा। प्रधानमंत्री ने लोगों से आह्वान किया है कि वे कोरोना रोधी टीकाकरण से जुड़ी अफवाहों से बचें और टीकाकरण को लेकर जागरूकता बढ़ाने में मदद करें। उन्होंने आगे कहा कि दूसरी लहर से हम भारतवासियों की लड़ाई जारी है। अनेक देशों की तरह भारत भी बड़ी पीड़ा से गुजरा है। हम में से कई लोगों ने अपने परिजनों, परिचितों को खोया है। ऐसे सभी परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। कोविड-19 महामारी की दूसरी खौफनाक लहर के मद्देनजर 1.5 महीने से ज्यादा समय तक बंद रहने के बाद सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सम विषम व्यवस्था के आधार पर बाजार और मॉल खुले, लेकिन लोगों की उपस्थिति बहुत कम रही। कई बाजार में कुछ ही ग्राहक नजर आए, वहीं दुकानदार अपनी दुकानों को साफ सफाई और सैनिटाइज करते दिखे। विक्रेताओं को उम्मीद है कि आगामी हफ्ते से हालत कुछ और बेहतर होने पर और लोग आएंगे। दिल्ली आपदा प्रबंध प्राधिकरण के मुताबिक 19 अप्रैल से लागू मौजूदा लॉकडाउन को 1 सप्ताह और यानी 14 जून तक बढ़ा दिया गया है। मॉल, बाजार और बाजार कॉम्प्लेक्स सम विषम व्यवस्था के आधार पर दुकानों की संख्या के हिसाब से सोमवार से सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे। दिल्ली में वेस्ट बाजार और खरीदारी के लिहाज से पसंदीदा केंद्र लाजपत नगर का सेंट्रल मार्केट भी
सुनसान दिखा। करीब 2 महीने के अंतराल के बाद विषम नंबर वाले दुकानदार अपनी अपनी दुकानों की साफ सफाई करते हुए नजर आए। विषम संख्या वाले कुछ दुकानदारों ने सोमवार को अपनी दुकान खोल ली, लेकिन कई अन्य विक्रेता कुछ और दिन इंतजार करना चाहते हैं। उधर महाराष्ट्र के ठाणे शहर और नवी मुंबई में महाराष्ट्र सरकार की अनलॉक योजना के दूसरे स्तर में गैर जरूरी सामान व अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बेचने वाली दुकानों के खुलने से राहत की सांस। इससे सार्वजनिक स्थानों पर आवाजाही बढ़ गई है, लेकिन वे सभी लोग सामाजिक दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने के नियम का पालन कर रहे हैं। ठाणे और नवी मुंबई में कई सार्वजनिक वाहन सड़कों पर नजर आए, लेकिन उनमें ज्यादा भीड़ नहीं थी। महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार रात एक अधिसूचना जारी कर साप्ताहिक संक्रमण दर और ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता के आधार पर राज्य में कोरोना वायरस संबंधी प्रतिबंधों में ढील देने के लिए 5 स्तरीय योजना की घोषणा की थी। दूसरी श्रेणी में जिन शहरों और जिलों में संक्रमण दर 5% और 25 से 40% ऑक्सीजन बेड पर मरीज है, वहां जरूरी और गैर जरूरी दुकानों को नियमित समय के मुताबिक खोलने की इजाजत होगी, लेकिन मॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, सभागार और रेस्तरां 50% क्षमता के साथ कार्य करेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए स्वदेश निर्मित कोवैक्सीन के टीके के बच्चों में परीक्षण के लिए यहां के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सोमवार से 2 वर्ष के बच्चों से 18 वर्ष तक के किशोर की जांच शुरू हो गई है। पटना स्थित एम्स में भी बच्चों में यह पता लगाने के लिए परीक्षण शुरू हो गया है कि क्या भारत बायोटेक के टीके बच्चों के लिए ठीक है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। यह परीक्षण 525 स्वास्थ्य बच्चों पर किया जाएगा, जिसके तहत बच्चों को टीके की 2 खुराकें दी जाएंगी। इनमें से पहली खुराक के 28वें दिन दूसरी खुराक दी जाएगी। इस बीच देश में कोविड-19 के 1,06,36 नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 2,79,09,975 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 14,01,609 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 2,427 और लोगों की संक्रमण से मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 3,49,186 हो गई है। पिछले 35 दिन में संक्रमण से मौत के ये सबसे कम मामले सामने आए हैं। इससे पहले 6 अप्रैल को 24 घंटे में संक्रमण के 96,982 नए मामले सामने आए थे। कोरोना महामारी के बीच मध्य प्रदेश में पिछले 7 दिनों से हड़ताल कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने सोमवार को सरकार से बातचीत के बाद अपनी हड़ताल समाप्त कर दी। मध्य प्रदेश जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विश्वास सारंग से चर्चा की और प्रदेश सरकार से उनकी मांगों को पूरा करने के बारे में लिखित आदेश जारी करने की मांग की। मध्य प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजों के 3,000 से अधिक जूनियर डॉक्टर मानदेय बढ़ाने सहित अपनी 6 मांगों को लेकर 31 मई सोमवार से हड़ताल कर रहे थे। सांस लेने में परेशानी के बाद से अस्पताल में भर्ती अभिनेता दिलीप कुमार इस समय ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं और उनकी हालत स्थिर है। दिलीप कुमार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से उनके परिवार ने उनकी सेहत के बारे में ताजा जानकारी साझा की है। 98 साल के दिलीप कुमार को रविवार को खार के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जो गैर कोविड अस्पताल है। यहां जांच में कुमार को बायलेटरल प्लूरल एफ्यूजन होने का पता चला था। दिलीप कुमार के ट्विटर हैंडल पर जारी ताजा जानकारी के अनुसार दिलीप साहब ऑक्सीजन सपोर्ट पर है, वेंटिलेटर पर नहीं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा उन पर राजभवन में OSD पदों पर अपने परिवार के लोगों और परिचितों को नियुक्त करने के आरोप तथ्यात्मक रूप से गलत हैं और इन्हें राज्य में खतरनाक कानून एवं व्यवस्था की स्थिति से ध्यान हटाने का तिकड़म करार दिया। उन्होंने कहा कि विशेष ड्यूटी पर नियुक्त लोग उनके परिवार के करीबी नहीं हैं। धनखड़ ने ट्वीट किया, महुआ मोइत्रा के ट्वीट और मीडिया में OCD के 6 अधिकारियों को मेरा रिश्तेदार बताया, ये तथ्यात्मक रूप से गलत है। ये OCD 3 अलग अलग राज्यों और 4 अलग अलग जातियों से नाता रखते हैं। उनमें से कोई भी करीबी परिवार का हिस्सा नहीं है। उनमें से 4 मेरी जाति या राज्य से नहीं है। तृणमूल के सांसद महुआ मोइत्रा ने रविवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को अंकल जी कहते हुए दावा किया था कि उनके परिवार के सदस्यों और अन्य परिचितों को राजभवन में विशेष कार्याधिकारी बनाकर नियुक्त किया गया है। अलीगढ़ पुलिस ने जहरीली शराब से बड़ी संख्या में हुई मौतों के मामले में 5 प्रमुख आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और गैंगस्टर कानून के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मामले के मुख्य आरोपी ऋषि शर्मा समेत 5 प्रमुख आरोपियों के खिलाफ रासुका तथा गैंगस्टर कानून के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई है।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक रविवार को अलीगढ़ बुलंदशहर की सीमा पर गिरफ्तार किए गए ऋषि शर्मा से पूछताछ शुरू कर दी गई है और ऐसी उम्मीद है कि जल्द ही शराब माफिया का पूरा नेटवर्क सामने आ जाएगा। हम आपको बता दें कि ऋषि शर्मा बीजेपी का सदस्य था। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसे पार्टी से निकाल दिया गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को देश में पेट्रोल डीजल के दाम में हो रही वृद्धि के लिए वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दाम में आई तेजी को जिम्मेदार बताया। प्रधान ने माना कि हाल के दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल को माल एवं सेवा कर के दायरे में लाने के बारे में कई निर्णय जीएसटी परिषद को लेना है। माना जा रहा है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने से इसके दाम में कमी आ सकती है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ने के पीछे मुख्य वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम $70 प्रति बैरल पर पहुंच जाना है। उधर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 2 यात्री रेलगाड़ियों के बीच टक्कर होने से कम 50 लोगों की मौत हो गई है और 70 अन्य घायल हो गए। हादसे के बाद अधिकारियों ने चुनौतीपूर्ण बचाव एवं राहत कार्य में मदद के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों को बुलाया। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। पाकिस्तान रेलवे के एक प्रवक्ता ने बताया कि कराची से सरगोधा जा रही मिल्लत एक्सप्रेस पटरी से उतर गई और सामने वाली पटरियों पर गिर गई, जिससे रावलपिंडी से कराची आ रही सर सैयद एक्सप्रेस उससे टकरा गई। टक्कर के कारण मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां पलट गईं। यह हादसा सिंध के घोटकी जिले के ढरकी शहर के निकट हुआ। और चलते चलते नजर डालते हैं उस खबर पर जो खबर है जरा हटके। एक खबर है कुछ खास। अपने वजनदार फलों के चलते आमों की मल्लिका के रूप में मशहूर नूरजहां किस्म के स्वाद के शौकीनों को पिछले साल मायूसी हाथ लगी थी, लेकिन इस बार मौसम की मेहरबानी से इसकी अच्छी फसल हुई है और इसके वजनी आम पकने से पहले ही ऊंचे दामों पर बुक हो चुके हैं। अफगानिस्तानी मूल की माने जाने वाली आम की प्रजाति नूरजहां के गिरे चुने पेड़ मध्य प्रदेश के अलीजापुर जिले के कठीवाड़ा क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह इलाका गुजरात से सटा है। इंदौर से करीब 250 किलोमीटर दूर कठीवाड़ा के आम उत्पादकों ने बताया कि बाग में नूरजहां आम के 3 पेड़ों पर कुल 250 फल लगे हैं। इनकी बुकिंग काफी पहले ही हो चुकी है। लोगों ने नूरजहां के एक आम की 500 से 1000 रुपए के बीच कीमत लगाई है। उन्होंने बताया कि नूरजहां आम की अग्रिम बुकिंग करने वाले लोगों में मध्य प्रदेश के साथ ही पड़ोसी गुजरात के शौकीन शामिल हैं। उनके मुताबिक इस बार नूरजहां आम के फलों का वजन 2 से 3.5 किलोग्राम के बीच रहने वाला है। इस बीच कठीवाड़ा में नूरजहां की बागवानी के विशेषज्ञ इशाक मंसूरी ने बताया, इस बार नूरजहां की फसल तो अच्छी हुई है, लेकिन कोविड-19 के प्रकोप के कारण आमों के कारोबार पर थोड़ा असर पड़ा है। बागवानी के जानकारों ने बताया है कि नूरजहां के पेड़ों पर आमतौर पर जनवरी-फरवरी से बौर आना शुरू होते हैं और इसके फल जून की शुरुआत में पककर बिक्री के लिए तैयार हो जाते हैं।